अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 8 वर्क, पावर एंड एनर्जी के बारे में कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और आपको कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर करनी हैं और किन किन डेफिनेशंस पर आप ज़्यादा फोकस करें तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर टाइम ज़ाया किए। व्यूअर्स, सबसे पहले यहाँ पर मौजूद है इसका इंट्रोडक्शन, जो कि ऑब्जेक्टिव के हवाले से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसमें से ऑब्जेक्टिव बनकर आ सकता है इस पैराग्राफ में से। अब बढ़ते हैं वर्क की तरफ, जो यहाँ पर मेन डेफिनेशन है और हम जानते हैं कि वर्क होता क्या है। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ ताकि आप नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम फिर इस पैरा को पढ़ते हैं। आप डेफिनेशन लिख लीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। यूनिट ऑफ वर्क इज जोल। ठीक, तो जोल वर्क का यूनिट है और द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क की इसकी डेफिनेशन है। अब पढ़ते हैं हम इस पैरा को। When force acts on a body and the body moves through some distance along the direction of force, then work is said to be done. It is if a constant force F acts on a body placed on a horizontal surface and displacement d takes place in it along the direction of force, then the work done by this force is defined as the product of magnitude of force and depth of the displacement. ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया, शॉर्ट जो डेफिनेशन बताई, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो ये आप सिंपल डेफिनेशन भी लिख सकते हैं पेपर के अंदर, और अगर आप इसके यूनिट का भी बनाकर हेडिंग डालकर यूनिट भी लिख दें तो वो भी आपके लिए एक अच्छा साबित हो सकता है मार्क्स गेन करने में। आप फर्दर इसको पढ़ सकते हैं और इस डेफिनेशन को मज़ीद भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम पावर के ऊपर कि पावर है क्या। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। पावर का यूनिट है वॉट। पावर का यूनिट है, फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, वॉट। ठीक, और आप इसकी ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अब हम ये पढ़ते हैं। इन द डेफिनेशन ऑफ वर्क नो टाइम फैक्टर इज इन्वॉल्व बट इन पावर टाइम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इफ द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन by two boys in unequal time intervals, then their power will be different. The boy who completes the same amount of work in short interval of time has more power than the other boy. Thus, power is defined as the per unit time work. The rate of doing work इज कॉल्ड पावर, ये जो मैंने आपको बताया, और आप ये भी इसके अंदर इंक्रीज करके लिख सकते हैं। इफ़ इन द टाइम इंटरवल टी द वर्क डन इज डब्ल्यू, देन द एवरेज पावर पी इज गिवन एस। एवरेज पावर वर्क डन अपॉन टाइम इंटरवल, आप ये भी इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं तो आपकी डेफिनेशन मज़ीद इंक्रीज हो जाएगी। अब जानते हैं पावर और वेलोसिटी का रिलेशन, और कभी कभार ये डेरिवेशन भी आ जाती है P इज इक्वल्स टू एफ वी के बारे में कि ये ड्राइव करें कि ये कैसे ड्राइव हुआ है। तो ये यहाँ पर लिखा है और आप ये एज इट इज़ पूरा लिख सकते हैं अपनी डेरिवेशन के क्वेश्चन को कंप्लीट करने में, और ये क्वेश्चन आता है और आप इससे अच्छे तरीके से मार्क्स गेन कर सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको होल लिखना होगा अगर आपके पास डेरिवेशन आती है कि P इज इक्वल्स टू एफ वी, इसको आप डिराइव करें तो। ठीक, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं और ये आपके ऑब्जेक्टिव के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अंदर डेफिनेशन वॉट की भी है और यहाँ पर पावर का यूनिट भी बताया है जूल पर सेकंड। यहाँ पर पावर का यूनिट भी बताया जूल पर सेकंड, जो कि वॉट होता है, और यहाँ पर कुछ 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 550 फीट LBS ये भी लिखा हुआ है और आप इसको देख सकते हैं, और ये आपके इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के हवाले से। अब बढ़ते हैं हम एनर्जी के टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी दरअसल एक कैपेबिलिटी है किसी काम को करने की। वेन एवर वर्क इज़ डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इट गेन्स एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ये भी आप लिख सकते हैं अपनी डेफिनेशन के अंदर। थस एनर्जी एंड वर्क आर द सेम एंड बोथ आर मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स, यानी जोल। वर्क और एनर्जी सेम है और दोनों जोल यूनिट के अंदर मेजर किए जाते हैं। वेन एवर वी डू वर्क ऑन अ बॉडी वी स्टोर इन इट एन अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दो फॉर्म्स है एनर्जी की, पहली है काइनेटिक और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी।
अब हम पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है क्या। व्हेन अ बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, द एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, और द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मास ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी एसोसिएटेड विद द मास यानी एक एनर्जी जो किसी मास के मोशन से, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन से क्रिएट हो, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू मोशन, ये भी इसको आप कह सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को एनर्जी ड्यू टू पोजीशन भी आप इसको कह सकते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं। व्हेन अ बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन, द एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ये डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं अगर आपके पास आए। तो ये आपका एक प्रॉपर क्वेश्चन क्रिएट हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी डिफरेंट काइंड्स हैं, दो। पहली है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसके बाद है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये है कि एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये इसकी डेफिनेशन हो गई सिंपल और आसान। दूसरी इलास्टिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आप कह सकते हैं, एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच और कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या फिर स्प्रिंग की एग्जांपल आप देख सकते हैं और इलास्टिक मटेरियल लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा है। तो ये सिंपल आपकी डेफिनेशंस क्रिएट हो गई, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो आप इनमें से डेफिनेशन देखकर लिख सकते हैं। इनको याद कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर इनके बारे में कुछ डिटेल में लिखा है और इसकी डेरिवेशन यहाँ पर मौजूद है, और ये डेरिवेशन आती है और ये आपको आनी चाहिए। और अगर आपको नहीं पता कि इसको कैसे करना है तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, यहाँ पर भी डेरिवेशन मौजूद है, ये भी आपने करनी है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की भी डेरिवेशन मौजूद है। ये मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी मार्क की हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ से लेकर आप कह सकते हैं यहाँ तक मार्क है। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो मैंने मार्क की हुई हैं आपकी आसानी के लिए। अब बढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ, जो कि एक मेन टॉपिक है, और इसके अंदर ये हेडिंग्स आती हैं और ये डेफिनेशन के तौर पर पूछी जाती हैं। तो अगर आपके पास इसकी डेफिनेशन आए तो आपने सिंपल ये स्टेटमेंट लिख देना है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अनदर फॉर्म बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इस तरह से आपने ये 2 लाइंस लिख देनी है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर मार्क्स गेन करने में। और आप इसको पूरा भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इसके अंदर से आपका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। ये भी आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इसकी डेफिनेशन यहाँ से देख लीजिए या फिर इसके बारे में पढ़ लीजिए और इसकी एक चार्ट टाइप बना दीजिए और ये 2 लाइंस लिख दीजिए। आपका ये क्वेश्चन भी इंटर कन्वर्जन का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ डेरिवेशंस थी और कुछ ऑब्जेक्टिव के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ था जो मैंने आपको बता दिया। और अब आखिर में ये समरी के हवाले से बता दूं कि समरी लाजमी कीजिए, कुछ ना छोड़िए इसके अंदर, और इसके अंदर से आपको ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। और आपको अगर उसके अंदर डेफिनेशन नहीं मिली तो आपको यहाँ पर डेफिनेशन अच्छी से अच्छी मिल सकती है। इसके अंदर कुछ आप इंक्रीज कर दें, कोई एग्जांपल साथ लगाकर इसको आप प्रॉपरली लिख सकते हैं अपने पेपर के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है स्टूडेंट्स के लिए कि यहाँ पर चैप्टर के एंड में इसकी समरी मौजूद होती है। तो समरी लाजमी कीजिए, इसकी फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट आंसर, चूज़ द करेक्ट आंसर, और ये सब चीज़ें आपको एक मतलब आप देख लें तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से अगर आप हर चैप्टर की ये चीज़ें देख लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव समझें क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए जाकर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।